सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 6 है। सो इसके बाद आई थिंक आपका एक लेक्चर और लगेगा और आपका सेंटर ऑफ मास पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग थोड़ा कोलिजन डिस्कस करेंगे। तो आपके पेपर से पहले कोलिजन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। सो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? उसमें हमारे 4 लेक्चर लगा लो, लग जाएंगे। फिर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम इनर्शिया एंड टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इन चीजों के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, वो आपके मैम बात करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। रुक जाइए So, प्लीज। क्या कह रहे बेटा? मैम 1 मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ बोलो। नो मैम, अभी मत स्टार्ट कीजिए मैम, पता नहीं मैंने कॉपी कर रख दी, मिल नहीं रही। अच्छा, ढूंढो फटाफट ढूंढो। पता है मेरी हैंडराइटिंग इतनी छोटी है, मैं कई बार ये सोचती हूँ कि तुम लोग लिख ही नहीं पाओगे मेरे साथ में। सो मैं कोशिश करती हूँ बड़ा लिखने की, वैसे फिर मुझे दुख होता है इस बात का कि कैसे बच्चे साथ के साथ लिखेंगे। तो थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं स्पीड को, थोड़ा बड़ा भी लिखती हूँ। कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो बेझिझक। अच्छा, बुआ की डेथ हो गई, आई एम सो सॉरी बेटा। सो वहां जाना था, इट्स ओके। मैम इसलिए मैम टेस्ट भी नहीं दे पाए मैम, सॉरी मैम। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये अपना फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। प्रार्थना मिल गई कॉपी बेटा? यस मैम मिल गई। चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा। सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास। आज हम जो पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो इससे पहले मुझे क्विकली बता दो कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे ना? यस मैम। यस। सेंटर ऑफ मास उन बॉडीज का निकालने का एक मेथड सीखा जिसमें हम कोई पार्ट रिमूव करते, आफ्टर रिमूविंग सम पार्ट, रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था। अगर आपको इस चीज से डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, सो हम क्लास के बाद ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किसी को भी डाउट है क्वेश्चन में या टॉपिक में, वो क्लास के बाद रुक जाना। ओके ओके मैम। सो आज का टॉपिक बेटा शुरू करते हैं। वहीं से कहानी शुरू होती है बार बार कि अगर मान लो आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 एंड उनके पोजीशन वेक्टर्स है r1 r2 r3, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखते हो? RCOM, m1 r1 प्लस में m2 r2 सो ऑन अप टू mn rn डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2 अप टू mn। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो r1 r2 rn है, ये आपके पास क्या है? पोजीशन वेक्टर्स है। मान लो आपके पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम x है, ये y है, तो एक ओरिजिन होता है हमारे पास। अब जितने भी आपके मासेस है सपोज ऐसे, तो इन सभी मासेस के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं ये है आपके पास r1 r2 r3 r4, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। क्लियर है सबको? अब कई बार ऐसे होता है कि आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट या सिर्फ आपको एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास निकालना है, कई बार ऐसे होता है सिर्फ वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर इनके एक्स वाई कंपोनेंट्स ले लेते हैं। जैसे अगर एक्स कंपोनेंट है सिर्फ, या आपको पता है कि एक्स एक्सिस में ही सेंटर ऑफ मास आएगा, तो यहाँ पर एक्स COM m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn बाय में m1 प्लस में m2 अप टू mn। क्लियर है ये चीज सबको? फिर हम लोगों ने BCM भी ऐसे ही होता है, इसी को हम लोग टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं। m1 v1 प्लस में m2 v2 अप टू mn vn बाय में m1 प्लस में m2 अप टू mn। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमें देखो कहाँ पहुंचना है, हमें मोमेंटम तक पहुंचना है। ठीक है, मोमेंटम तक पहुंचाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? VCOM इंटू में m1 प्लस में m2 अप टू mn इज इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2 अप टू mn vn। सपोज यही हमारे पास एक सिस्टम है, ये जो है आपके पास एक सिस्टम है जिसमें 4 पार्टिकल है सपोज। ठीक है, जिसको आपने किसी एक ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट मेजर कर रखा है, क्या आपके पास r1 r2 है, उसके हिसाब से आपको हर एक की स्पीड मिल गई। मान लो ये m1 है, इसका जो स्पीड है वो v1 है, ये m2 मास है, इसका स्पीड v2 आया, इसका m3 v3, इसका m4
v4 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। अब Yes, अगर ma'am. मुझे इसका मोमेंटम लिखना हो, अगर मुझे इसका मोमेंटम लिखना हो, उसका लिखने का तरीका क्या है? P ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम या नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल जो मास है उसको हम ले लेते हैं कैपिटल एम, m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, जितने भी आपके पास पार्टिकल है, इनटू में VCOM। ऐसे हम लोग लिखते हैं। समझ में आई? अभी देखो आपको दिखाई दे रहा है हर एक पार्टिकल के पास खुद का मोमेंटम भी है, उसका मास इनटू में वेलोसिटी, इसका मास इनटू में वेलोसिटी, इसका मास इनटू में वेलोसिटी, है ना सबके पास मोमेंटम, है कि नहीं? जितने भी पार्टिकल्स है सबके पास अपना अपना मोमेंटम है। ठीक है, अगर सिस्टम का मोमेंटम लिखना है तो टोटल मास इनटू में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, क्योंकि v1 v2 v3 v4 जितने भी है इनको हम यूज करके रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वो आपके पास VCOM आता है। ठीक है, अब यहां से मुझे बताओ, ये जो चीज है, ये जो इतना पार्ट आपने लिखा है m1 टू mn, ये आपके पास क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम बनेगा या नहीं बनेगा? Yes, ma'am. ये हो गया m, ये हो गया आपके पास VCOM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 m2 v2 अप टू mn v। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम ऑफ सिस्टम। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम प्लस में सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम अप टू nth पार्टिकल का मोमेंटम। ये वाली इक्वेशन सबको समझ में आई? आई कि नहीं आई? अच्छा चलो एक एग्जांपल आपको डेली लाइफ में बताते हैं। मान लो एक बॉल है, सपोज ये एक बॉल है, ये रोल करती हुई आगे जा रही है, बॉल एक रोल करते हुए आगे जा रही है, तो इसके पास वेलोसिटी है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, अगर Yes, आप ma'am. सेकंड लॉ लगाते हैं, आपको पता है कि फोर्स ऑन द बॉल इज इक्वल टू इट्स मास इनटू में एक्सेलरेशन, ऐसे ही लिखते हैं, या मोमेंटम Yes, ऑफ द ma'am. बॉल इज द मास ऑफ द बॉल इनटू में वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ऐसे लिखते हो? Yes, लिखते हो या नहीं ma'am. लिखते हो? यहाँ से देखो आपको बिल्कुल सही से अच्छे से रिलेट हो जाएगा। अभी यहाँ देखो अलग अलग पार्टिकल्स की अगर बात करें, एक जो बॉल है वो बहुत सारे छोटे 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 मासेस से बनी हुई है। अगर एक मास मैंने उठाया और अगर मैं यहाँ पर इसका वेलोसिटी देखूं तो किस डायरेक्शन में? इधर आएगा। इसका वेलोसिटी ऐसे आएगा क्योंकि वो रोल कर रही है ना। तो आपको पता है जब वो सर्कल में चल रही है तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी अगर मुझे चेक करना है वहां से मैं टेंजेंट डालूंगी, तो यहाँ Yes, से ma'am. वेलोसिटी इधर आ गया, इसका वेलोसिटी इधर आ गया, इस पार्टिकल का वेलोसिटी, और इसके बीच में भी हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है। तो जब वो मूव कर रहा है तो मैं कौन सी वेलोसिटी लूं यहाँ पे? VCOM. VCOM। आप जो लिखते हो ना, जब भी आपने क्वेश्चंस करे हैं जहां पर आप मोमेंटम निकाल रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, मास इनटू में वेलोसिटी, वो वेलोसिटी कौन सी होती है? जब आपके पास देखो एक पॉइंट की मैं बात करती, इसी की वेलोसिटी v, इसका मास m, मोमेंटम क्या हो गया mv। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं, कोई ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा है, इसकी हर मास की वेलोसिटी जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, लेकिन आपको पता आपने बॉल भी ऐसे ही सॉल्व करी, बॉल के लिए भी आपने फोर्स या मोमेंटम ऐसे ही लिखा, मास इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो चीजें होती हैं ये सेंटर ऑफ मास की ही होती हैं, वहां हम लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, लेकिन अब हम उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि अब वो जो वेलोसिटी आपने ली हुई थी वो कौन सी है? सेंटर ऑफ मास, या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। अब ऐसा हम कैसे कर पाए? अभी इसकी तो मासेस अलग अलग जगह पे थे। ठीक है, आपने सबको एक ही वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कैसे कर लिया? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से कैसे कर लिया? तो आपको सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन जब हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे सेंटर ऑफ मास पे, तभी बताया था कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यस और नो? बताया था ना? Yes, ma'am. बताया था. अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, स्फीयर है, बॉल स्फीयर है, उसका सेंटर पे लाई करेगा, यहाँ पर उसका सारा का सारा मास है कैपिटल M, और ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? VCOM। अब इसका मोमेंटम हम कैसे लिख पाए? इसका टोटल मास इनटू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वो एक पॉइंट बन गया ना मेरे लिए, जैसे मैंने इसको लिखा था, इसको मैं सीधा m इनटू में भी लिख रही थी। अब मेरा वो पॉइंट है, उस पॉइंट का मास कितना है? कैपिटल M, और उसका वेलोसिटी कितना है? VCOM। समझ में आया बात? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, सो यहां से अभी देखो जो पूरा सिस्टम है, अब एक पूरा सिस्टम है,
ठीक है, उसका अगर मुझे लिखना है मोमेंटम, अभी बॉल है, मान लो बॉल एक सिस्टम हो गया जो छोटे छोटे मासेस से बना हुआ था, ठीक है, ऐसे ही मान लो ऐसे एक सिस्टम है जिसमें 10 बॉल्स है, उसका मुझे अगर सिस्टम के लिए मोमेंटम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, पूरे सिस्टम का मास मल्टीप्लाई बाय में उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और वो किसके बराबर है, P1 P2 P3, ये जो अलग अलग बॉल्स थी ना, इनके जो मोमेंटम बन रहे थे उनका वेक्टर सम है। समझ में आई बात सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। अभी देखो इसी को आगे रिलेट करते हैं हम लोग। अब आपको एक चीज पता है, अगर आपके सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो जाए, इफ एफ नेट ऑन सिस्टम, ये आपके पास अगर 0 हो जाता है तो आपने कुछ चीजें सीखी थी। पहला चीज ये थी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, क्योंकि आप एफ भी कैसे लिखते हो, एफ भी तो आप Yes, ऐसे ma'am. लिखोगे टोटल मास इनटू में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। मास तो 0 नहीं हो सकता, यही तो 0 होगा, तो आपके पास Yes, ma'am. yes, वेरी श्योर अबाउट इट, अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो ACUM 0 होगा, ठीक है। बट मुझे बताओ क्या इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा? No, ma'am. सो एक्सेलरेशन, यहाँ लिख भी सकते हो आप नोट डाल के, एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज नॉट नेसेसरली 0। ये चीज हमारे को ये गारंटी नहीं करती कि सभी पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, इज नॉट नेसेसरली 0, ठीक है। ACUM 0 होने का मतलब क्या होता है, VCUM कांस्टेंट हो जाता है। VCUM constant. कैसे बोला आपने, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम। अगर आपका एक्सेलरेशन 0 हो गया यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, ये क्या होता है, dv/dt होता है ना। Yes, ma'am. अगर ये आप करोगे तो ये dv/dt 0 यानी चेंज इन वेलोसिटी 0 है, चेंज नहीं हो रहा, जो पहले थी वो बाद में चलती रहेगी। सो इसके Yes, बारे में ma'am. ACUM 0 तो VCUM कांस्टेंट है, बट VCUM वेलोसिटी ऑफ individual individual particle not necessarily 0. individual particles is not necessarily 0। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब VCUM अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम के बारे में कुछ बता सकते हो, या नेट मोमेंटम जो है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम को आपने क्या लिखा था बेटा, टोटल मास इनटू में VCUM ही तो लिखा था। Yes, ma'am. मास कांस्टेंट है, ma'am. VCUM कांस्टेंट है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, Constant. बट इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम हो सकता है, बट मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल is not necessarily 0। यहाँ पे 0 भी नहीं लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ पर कांस्टेंट की बात हो रही है ना, तो जरूरी Yes, नहीं है कि ma'am, कांस्टेंट इज नॉट नेसेसरली वेरिएबल, ऐसे लिखो, ठीक है। और यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि आपके पास कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो सकता है, इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम अलग अलग हो सकते हैं, इज नॉट, अच्छा Ma'am, constant लिखेंगे ना. यस, वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कैन वेरी, आप ऐसे लिख लो, यहाँ पर क्या लिखोगे, कैन वेरी, और यहाँ पर भी ऐसे लिख लो, मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कैन वेरी। Momentum of individual particle and velocity of individual particle is variable, या can vary कर लो। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। सो एफ नेट ऑन सिस्टम अगर 0 है तो ACUM 0 होता है, VCUM कांस्टेंट होता है, एंड मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट होता है। समझ में आई? ठीक है, P ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। डन? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पर हमने लिखा P ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn होता है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है अगर नेट फोर्स 0 है, यानी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स का
वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल हम करें तो कांस्टेंट बनेगा। इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास 10 ही बॉल है, ठीक है, एक सिस्टम हो गया 10 बॉल का, एक बॉल दूसरी बॉल से टकरा रही है, एक के पास कुछ मोमेंटम था, दूसरे के पास मान लो कुछ मोमेंटम था। अगर मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाऊं ये चीज, इसको देखो रिलेट करते हैं हम लोग, हम बोलते हैं कि भाई मोमेंटम ऑफ सिस्टम होता किसके बराबर है? P1 प्लस में P2 अप टू Pn, यही होता है ना। यस मैम। हम बोल रहे हैं कि सिस्टम Yes, का ma'am. मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी वेक्टर सम ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स मोमेंटम इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? और हम ये भी बोल रहे हैं साथ में कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम अलग अलग हो सकता है, ठीक है, पर उनका वेक्टर सम जो है वो बराबर रहेगा। पहले जो था बाद में भी वही रहेगा। अब इसको मैं ध्यान आपको समझाती हूँ क्या बोल रही हूँ मैं। सपोज आपके पास वही सिस्टम है, आपके पास ये 1 2 3 4 बॉल है, इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, तो सबके पास अपनी अपनी फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वजह से मान लो वेलोसिटी है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये दो आपस में टकरा भी रहे हैं ना, कोलाइड कर रहे होंगे, एक के पास मोमेंटम था, दूसरे के पास भी कुछ मोमेंटम था, दोनों ने कोलाइड किया, एक का कुछ कम हो गया, दूसरे का ज्यादा हो गया, ठीक है। मान लो जो भी पहले मोमेंटम था P1 प्लस P2 प्लस P3, बाद में क्या हुआ कि वो जब कोलिजन हुए उनके, तो हो सकता है एक का मोमेंटम कम हो गया बट दूसरे का ज्यादा हो गया, ठीक है, तो लेकिन सम जो है वो तो उतना ही बना रहेगा ना। इसलिए Yes, ये चीज ma'am. बोलते हैं कि अलग अलग पार्टिकल का मोमेंटम अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो वेक्टर सम है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा। पहले जो बन रहा था बाद में भी वो बनेगा। कब? जब आपके पास सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है। समझ में आ गई बात? यस मैम। Yes, ma'am. एक बार इसको जरा डाइजेस्ट कर लो, देख लो एक बार क्या मैंने लिखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये इसकी न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है, यहीं पर फंसते हैं आप लोग। एक बार चेक मैम कर ये लो। आपने जो लास्ट में एग्जांपल बताया वो रिपीट कर दो एक बार। अच्छा, मान लो आपके पास 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, चारों पार्टिकल्स जो है एक सिस्टम है हमारे लिए, ठीक है। अब इस सिस्टम को हम अगर ऑब्जर्व करें, सपोज इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नली, अच्छा ये भी मेरे को आपको बताना था कि आपके पास एक सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है और इंटरनल फोर्स भी हो सकता है। सो यहां से देखो, मैं बोल रही हूं F net on system is 0, ठीक है। अब नेट फोर्स में 2 फोर्सेस होते हैं बेटा, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक होता है आपके पास इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस के एग्जांपल है जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्सेस में आ गया, या फिर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं आपके पास? इक्वल एंड अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट एंड एग्जिस्ट इन पेयर। तो आप एक बात बताओ, मान लो आपके पास कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, और उस सिस्टम में मान लो आपके पास वही अभी जिसने भी सवाल पूछा था, यहां से अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मान लो आपके पास 4-5 बॉल है, अब बाहर से इसमें कोई भी हम लोगों ने फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, F एक्सटर्नल 0 है, F इंटरनल लग रहे होंगे, मान लो इसके पास F1 होगा, इसके पास F2 होगा, इसके पास F3 होगा, सब मोशन में है सपोज, ठीक है, आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, मान लो जब वो कोलाइड कर रहे हैं, मान लो एक बॉल दूसरे बॉल को कोलाइड कर रही है, तो इसने इस पे फोर्स लगाया होगा, तो इसने इस पे पलट के फोर्स लगाया होगा, न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है ना। यस मैम। यस मैम। इक्वल एंड दोनों के पास फोर्स है, इसके पास मान लो फोर्स F1 है जो इसने इस पे लगाया, और पलट के ये इस पे लगाएगा, तो ये -F1 लगा लो। अब इंटरनल फोर्सेस जितने भी हैं वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे ना, होंगे या नहीं होंगे? यस मैम। तो इंटरनल फोर्सेस का जो सम है, जो सम आपके पास आएगा, ये हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। ठीक है। सो जिसने मेरे को पीछे प्रॉब्लम पूछा था, क्या प्रॉब्लम था बेटा? आप ये मैम बस देखो, रिपीट करना इसको था। मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। F एक्सटर्नल फोर्स का 0 का मतलब कहाँ है और क्या होता है? अच्छा, ये यहाँ पर भी लिख भी लो, अगर नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज 0, कई जगह पर आपको ये लिखा मिलेगा F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0।
तो समझ जाना इंटरनल फोर्सेस जो है उनका रोल नहीं है। जो मोमेंटम में चेंज होता है ना उसमें इंटरनल फोर्सेस हेल्प नहीं करते। जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम बोल रहे हैं, तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से मोमेंटम में, सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता। आपस में तो है इनका, मान लो इसमें आपके पास है, मान लो सपोज यही वाला है, और अभी हम बात करते हैं इंटरनल फोर्सेस, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे है इंटरनल फोर्स, जैसे इसने ये पार्टिकल 1 ये पार्टिकल 2, तो फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1 इक्वल एंड अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। ठीक है, अब मुझे बात, सेकेंड वाला पार्टिकल 1 को अट्रैक्ट करेगा, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगा, तो मोमेंटम आ गया। तो इसके पास मोमेंटम है, इसके पास भी मोमेंटम है जब फर्स्ट सेकंड को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, सॉरी इसकी बात करूं, फोर्सेस की बात करूं, तो इनका वेक्टर सम क्या हो रहा है, समेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस क्या बनता है, 0 बनता है। ठीक है, क्लियर है बात? यानी जो मैम आप तो ये आपने एक्सटर्नल फोर्स 0 क्यों लिखा? एक्सटर्नल लिया है हम लोगों ने, जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं ना, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है या नेट फोर्स ऑन सिस्टम 0 है, तब आपके पास मोमेंटम जो है सिस्टम का कांस्टेंट होता है। ये हमने केस लिया बेटा। नेट फोर्स ऑन सिस्टम अगर 0 है तब आपके पास मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है। और नेट फोर्स में दोनों आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्सेस का तो वेक्टर सम वैसे ही 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, इन फोर्सेस का वेक्टर सम वैसे ही 0 हो जाता है, तो इनकी वजह से तो आपके पास सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा हमेशा। यस और नो? यस मैम। सिर्फ इंटरनल फोर्सेस की अगर आप बात करो, अगर फोर्स आपके पास 0 हो जाता है, यहाँ पर देखो हमने ये किया था ना, अगर आपके पास नेट फोर्स ऑन सिस्टम 0 हो जाता है तो आपके पास सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर अब नेट फोर्स में दो फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस की वजह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कोई असर नहीं आता, इंटरनल फोर्सेस क्योंकि ऐड होके 0 ही हो जाते हैं। अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तब आप बोल रहे हो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है। मतलब आप ये भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ नेट ऑन सिस्टम इज 0 तो मोमेंटम कांस्टेंट। बुक्स में ऐसे लिखा होगा एफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इज 0 देन मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब एक्सटर्नल इंटरनल में कंफ्यूजन होता है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, मतलब सिस्टम के मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपका इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम में तो चेंज आ रहा था या नहीं आ रहा था? जैसे ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है, एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं। ठीक है, तो नेट आपके पास फोर्स तो 0 बन जाएगा, और जब आपके पास नेट फोर्स 0 होता है तो उसकी वजह से मोमेंटम में चेंज नहीं आता। ठीक है, लेकिन इंटरनल फोर्सेस की वजह से इनके खुद के मोमेंटम है, वो नहीं 0 हुए। वही चीज हम यहाँ भी बोलते हैं कि अगर सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पार्टिकल्स है उनका मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाता है, उनका वेरिएबल हो सकता है, अलग अलग आपके पास वैल्यू हो सकती है। इसका एक और एग्जांपल, जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन, शायद आप लोगों ने अपने क्लासेस में करा होगा, बॉम्ब एक्सप्लोजन किया था नहीं किया था? अब एक बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो नहीं किया ना, एफ एक्सटर्नल तो कुछ भी नहीं लगा, किसकी वजह से किया? एफ इंटरनल की वजह से किया, एफ इंटरनल की वजह से एक्सप्लोजन हुआ है, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है उसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ है। और आपको पता है कि जब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता है तब सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, सिस्टम मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम इंटरनल फोर्सेस तो थे, उनकी वजह से सिस्टम कंजर्व कैसे रह गया? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे जब आप नेट निकालोगे सिस्टम पे, वो तो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, वो तो पिक्चर में आएंगे ही नहीं, और एक्सटर्नल फोर्स कोई है ही नहीं, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या होता है? 0। नेट फोर्स ऑन सिस्टम 0 होते ही मोमेंटम क्या हो गया? कंजर्व। यानी इसका जो पहले मोमेंटम था वही आपके पास बाद में मोमेंटम रहेगा। पहले क्या है इसका मोमेंटम? क्या आपके पास एक बॉम्ब जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है उसके पास कोई वेलोसिटी है? उसका रेस्ट पे है ना, VCUM क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। जीरो होगा, मोमेंटम जीरो मैम। मोमेंटम जीरो हो गया तो मोमेंटम इनिशियल भी जीरो हो मोमेंटम जाएगा, जीरो होगा, फाइनल भी फाइनल जीरो होगा। ये भी जीरो होगा। अब मुझे बात बताओ, मोमेंटम जीरो हो गया तो जब वो बॉम्ब फटेगा तो उसके जो हिस्से होंगे उनके पास क्या मोमेंटम नहीं होगा? मैम होगा। होगा। वो अलग अलग होगा। उनके पास जो फ्रेगमेंट्स होंगे इसके, वो इस तरीके से जाएंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है वो वहीं का वहीं रहा रहे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हिलेगी भी नहीं, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है, पहले भी कंजर्व्ड था, बाद में भी कंजर्व्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर VCOM फिर भी जीरो रहेगा, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं हिल रहा, वो इस तरीके से एक्सप्लोड करते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पर रखा रहे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अगर हिल गया तो फिर मोमेंटम आ जाएगा ना पिक्चर में। यस मैम, यस मैम, कोई बात डाइजेस्ट अब? यस मैम। यस मैम। मैं इसको समरी करती हूँ अब दोबारा से। सो आपको ना जैसे कुछ एग्जांपल है, एक तो यही हो गया आपके पास बॉम्ब एक्सप्लोजन का हो गया, और इसके कुछ एग्जांपल मैं बता सकती हूँ जिसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही है। फॉर एग्जांपल बोट है, जैसे कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे, एक बंदा बोट पे से कूद जाता है, ठीक है, तो बंदे ने बोट पे फोर्स लगाया, फोर्स ने बंदे पे बोट ने बंदे पे फोर्स लगाया, दो फोर्सेस है ना वहां, लेकिन Yes, सिस्टम का ma'am. नेट फोर्स क्या है? जीरो। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बंदे ने उस पे लगाया बोट पे, बोट ने बंदे पे लगाया, जिसकी वजह से वो कूद पाया। भाई उसको कूदने के लिए मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम ऐसे ही अपने आप नहीं आता, मोमेंटम किसी ना किसी चीज से उसने लिया। जब उसने धक्का मारा बोट को तो बोट ने पलट के उसको धक्का मारा, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो हम बोलते हैं एफ एक्सटर्नल जीरो है। तो वो भी आपके पास क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। या एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे पास बुलेट वाला होता है, आपने आई थिंक न्यूमेरिकल्स भी देखे होंगे, गन से बुलेट फायर कर दी, ठीक है, तो गन पीछे जाती है ना, जाती है नहीं जाती है? यस मैम। वो क्यों जाती है? क्योंकि जब गन के अंदर बुलेट, मैम आपने भी क्या बोला? अभी बता रही हूँ, जैसे गन एंड बुलेट का एग्जांपल बता रही हूँ, जो आपके पास गन एंड बुलेट थी स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी या नहीं थी? रेस्ट पे यस थी, मैम। और उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसका जो वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास का, वो भी जीरो बनेगा क्योंकि वो रेस्ट पे है। ठीक है, अब कोई भी नेट फोर्स नहीं है, इसका मतलब सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। पहले उसका मोमेंटम क्या है? जीरो है, बाद में भी सिस्टम का मोमेंटम क्या रहना चाहिए? जीरो रहना चाहिए। जीरो। अब जैसे गन से बुलेट फायर हुई तो बुलेट के पास मोमेंटम आ गया आगे की डायरेक्शन में, तो सिस्टम का मोमेंटम जीरो करने के लिए बुलेट को पीछे की तरफ वेलोसिटी लेके आना पड़ता है, ये दोनों मोमेंटम जुड़ के सिस्टम का मोमेंटम जीरो बनाते हैं। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, ये तो वो वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया जिसमें आपके पास इनिशियली जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा था। तो अगर आपके पास इनिशियली रेस्ट पे है और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हम बोलते हैं सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है, पहले जीरो था तो बाद में जीरो रहेगा। पर ऐसे भी केसेस हैं जिनके पास वेलोसिटी है, मान लो एक कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, एक कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स जो है नहीं है, ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अब वो चल किस वजह से रही है? फ्रिक्शन की वजह से चल पाती है, जो रोटेट कर रहे हैं उसके टायर्स जो चल रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से वो मूव कर पाती है गाड़ी। हम भी तो फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हैं, तो उसने फोर्स लगाया होगा रोड पे, रोड ने उस पे लगाया होगा, तो वो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, वो कैंसिल आउट हो गए। लेकिन एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाया तो उस गाड़ी का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। पहले मान लो गाड़ी का मास था m और उसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, तो बाद में भी उसका मोमेंटम क्या रहेगा? m इंटू में 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आएगा? पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि जीरो जीरो होना चाहिए दोनों तरफ, अगर पहले उसके पास वेलोसिटी है तो बाद में भी उतना ही रहेगा। समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम आ गई। लोगों ने वो कर लिए कि जब आपके पास रेस्ट पे रखा था और एक्सटर्नल फोर्स जीरो था, तो पहले मोमेंटम जीरो, बाद में मोमेंटम जीरो। गाड़ी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मोमेंटम कंजर्व है, पहले जो उसका मोमेंटम है बाद में भी उसका मोमेंटम है। जैसे मान लो उसका मास 100 kg है और 5 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है, तो 100 इंटू में 5 कर दिया, तो बाद में भी यही रहेगा। और अगर नेट फोर्स है सिस्टम के पास एक्सटर्नल, तो क्या होगा? अगर एक्सटर्नल फोर्स है
सिस्टम के पास, तो क्या होगा? अभी तक तो हम कंजर्वेशन की बात कर रहे थे. इफ एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो ऑब्जेक्ट है जैसे मूव कर रहा था वैसे ही मूव करता रहेगा, और ऐसे मूव करेगा जैसे कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है. एग्जाम्पल दो इसका एक. जैसे कि यस आपके पास मैम. मान लो ये पेन है आपके पास, और आपने इसको ऐसे घुमा के फेंक दिया. ठीक है, ये आपके पास पेन है. सपोज यहाँ पर आपके पास ये पेन है और इसको आपने रोटेट किया ऐसे, तो ये रोटेट करता हुआ ऐसे चल रहा है, इस तरह. दिख रहा है? कॉम्प्लिकेटेड सा मोशन हो गया ना. अब यहाँ पर क्या है कि एक एक्सटर्नल फोर्स है. एक्सटर्नल फोर्स क्या है यहाँ पर? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, है कि नहीं? यस मैम. ग्रेविटी. अब इसका कॉम्प्लिकेटेड मोशन आपको दिख रहा है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास पे अगर फोकस करोगे तो सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ में चल रहा है. चल रहा है, नहीं चल रहा? यस मैम. यस मैम. और आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी अगर आपने थ्रो किया है विद सम वेलोसिटी, तो वो पैराबोला वाला शेप लेता है ना. यस मैम. ये ऑब्जेक्ट जो है लग रहा है हमको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन हम क्या मानते हैं कि भाई जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, ग्रेविटी का फोर्स, यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स आ गया, तो ये जो फोर्स है ये सीधा का सीधा सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है, एक ही पॉइंट पर लग रहा है जहां पर उस ऑब्जेक्ट का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है. तो वैसा ही मोशन लेगा जो उसको लेना था, पैराबोलिक. समझ में आया? यस मैम. It will move as if F external is acting on center of mass. समझ में आई बात? तो हमने वो केस भी कर लिया जब F external 0 है और बॉडी रेस्ट पे है. हमने वो केस कर लिया जब F external 0 है, बॉडी मोशन में है. दोनों में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था. ठीक है, हमने वो केस भी समझा जब F external 0 नहीं है. तो आप उन मोशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? भाई वो सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स एक पॉइंट पर लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास, उसका मोशन देख लो, एक पॉइंट का जो मोशन होता है. समझ में आया? अभी एक्सेलरेटेड है यहाँ पर, इसके पास एक्सेलरेशन भी, यहाँ पर ACM 0 नहीं हो गया, इट इज नॉट इक्वल टू 0. VCM आपके पास वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट कांस्टेंट. ऊपर जाते हुए वेलोसिटी घटती है, फिर नीचे आते हुए वेलोसिटी फिर से बढ़ती है. समझ में आ गई बात? यस मैम. तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ACOM 0 होता है, VCOM कांस्टेंट होता है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व होता है, और किसी भी केस में ये कंक्लूजन नहीं होता कि इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाए या वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहे या मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहे. इंडिविजुअल पार्टिकल का अपना खेल चल रहा है. और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? जो पहले मोमेंटम था बाद में वही रहेगा. ओके? यस मैम. यस मैम. अब इसके क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा. A radioactive nuclei which is at rest initially emitted alpha particle of mass m with speed v. क्या बोल रहा है? आ गया पेन मेरा. मान लो ये आपके पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है विच इज एट रेस्ट इनिशियली, ये रेस्ट पे है. तो रेस्ट पे होने का मतलब, और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है. रेडियो एक्टिविटी आपको पता है ना कि वो अपने आप एमिट करता है, राइट? पार्टिकल्स को एमिट करता है, तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. सो F एक्सटर्नल 0 है, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल है, ये सब एमिट करता है. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर विच इज एट रेस्ट इनिशियली एमिटेड अल्फा पार्टिकल, इसने कोई एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल दिया. अल्फा पार्टिकल जिसका जो मास है वो m है और इसका स्पीड क्या है? v. एमिट कर दिया इसने. द रिकॉइल स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ मास कैपिटल M इज, डॉटर न्यूक्लियाई मतलब जो बच गया बाद में, कहाँ चला गया वो, बनाया था मैंने, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर गया. अब बाद में बचा मान लो ये डॉटर न्यूक्लियर, दिस इज डॉटर न्यूक्लियर. डॉटर न्यूक्लियर का मास कितना गिवन है बेटा? कैपिटल M. इसने एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाला है, इसका मास कितना गिवन है? स्मॉल m. और इसका स्पीड कितना है? v. अब देखो सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था ना, और F एक्सटर्नल भी 0 था. F एक्सटर्नल 0 मतलब
ACUM ACUM 0 ECUM कांस्टेंट। constant तो अगर वो रेस्ट पे है VCUM 0 ही हो गया, पहले 0 था, अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो भी 0 रहेगा क्योंकि VCUM कांस्टेंट। yes मैम ठीक है, VCUM कांस्टेंट हो गया, ओके सॉरी VCUM कांस्टेंट, VCUM 0 हो गया, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी क्या हो गया, 0 हो गया। 0 ठीक है, अगर आपका अल्फा पार्टिकल आगे की तरफ मूव किया तो उसके पास एक मोमेंटम आ गया ना, तो डॉटर न्यूक्लियाई को yes तो मैम मूव करना पड़ेगा ताकि दोनों का मोमेंटम मिलके 0 बन जाए, क्योंकि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0। या आप इसको ऐसे भी ना लिखो, अगर ऐसे भी ना लिखो, ऐसे लिखो VCUM कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड है ना, है कि नहीं? yes मैम यानी yes कंजर्व मैम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम जो इनिशियल था वही मोमेंटम बाद में होगा। 3 4 6 अंदनी ओके, सो मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड, वो हमें पता है कि भाई पहले 0 था तो बाद में भी जो है सिस्टम का 0 बनना चाहिए। पहले 0 है सिस्टम का, अल्फा पार्टिकल एमिट किया तो 0 बनेगा क्योंकि VCUM 0 है। ठीक है, सो यहाँ से इसको अगर इससे कंफ्यूजन हो तो यू कैन ड्रॉप इट, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड है, मतलब पहले जो था बाद में भी वही होगा। अब इनिशियली मोमेंटम क्या है सिस्टम का, ये तो 0 ही है, 0 0 है, कुछ भी मोशन में नहीं है, वो पूरा न्यूक्लियाई अपने आराम से बैठा हुआ था, तो ये आपके पास क्या हो गया 0। दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या हो गया बेटा, मैम 0 इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास एक रिकॉइल वेलोसिटी आई है, वो मुझे पता है कि अल्फा पार्टिकल अगर इधर गया ना तो ये इधर आना चाहिए। ठीक है, तभी तो आपके पास मोमेंटम जो है 0 बनेगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। ठीक है, और इस तरफ की डायरेक्शन Yes, ma'am. और इधर को हम नेगेटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ही तो कुछ 0 बनाएगा। यहाँ से फाइनल एम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 0, मतलब यानी कि बाद में मोमेंटम अब लिखो, बाद में मोमेंटम दोनों का लिखना पड़ेगा। इसका क्या लिखोगे, कैपिटल M इंटू में माइनस में सपोज इसकी जो वैल्यू है वो V डैश है, जिस वेलोसिटी से वो पीछे रिकॉइल हुआ वो क्या है V डैश। ठीक है, मैम ये रिकॉइल होगा डॉटर निकला है पीछे जाएगा। रिकॉइल मतलब रिकॉइल जैसे गन वाला भी आपने अगर न्यूमेरिकल्स करे, रिकॉइल होने का मतलब होता है जो उसका मान लो बुलेट गई आगे, एक ऑब्जेक्ट उसमें से निकला, उसकी वेलोसिटी आगे होती है। रिकॉइल का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी उसके अपोजिट आती है, जैसे अगर अल्फा पार्टिकल इधर आए तो इसकी इधर आएगी, तभी इन दोनों का मोमेंटम जुड़ के 0 बनता है ना। ओके मैम Yes, ma'am. ठीक है, आपको सीधा बस देखो क्वेश्चंस में ज्यादा कंसेप्चुअल उसमें भी नहीं घुसना, क्योंकि हमें जल्दी भी सॉल्व करना है। समझ लिया हमने जो समझना था, अभी मुझे पता है कि F एक्सटर्नल 0 होता है तो आपके पास VCUM कांस्टेंट होता है, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट होता है, क्योंकि मोमेंटम ऑफ सिस्टम मास इनटू में VCUM होता है। ठीक है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम पहले जो था बाद में भी वही होगा। अब इनिशियल कंडीशन तो ये है ना, जब उसमें अल्फा पार्टिकल निकला नहीं था तो सारा सिस्टम रेस्ट पे था, तो ये तो 0 Yes, ही ma'am. होगा। ठीक है, मान लो इसका इनिशियली जो मास था वो M डैश था विद अल्फा पार्टिकल, इसमें अल्फा पार्टिकल है, बाद में वो अल्फा पार्टिकल एमिट किया, इसको हटा दो, चलो M डैश है, इसमें अल्फा पार्टिकल है, सो इसका मोमेंटम क्या हो गया 0 हो गया। बाद वाले का मोमेंटम क्या हो जाएगा, जब इसने अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया इस डायरेक्शन में, सो कैपिटल M इंटू में माइनस V डैश प्लस में अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम भी तो लिखेंगे, अल्फा पार्टिकल का क्या है मास M इंटू में V। सो यहाँ से मुझे अगर निकालना है रिकॉइल स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, सो यहाँ से आपके पास V डैश देखो किसके बराबर आएगा, स्मॉल m V बाय में कैपिटल है, यही आ रहा है, ये आपके पास रिकॉइल स्पीड है जो कि पीछे की तरफ है। अब सपोज आपको कई बार ना कंफ्यूजन होती है, मैं एज ए स्टूडेंट बताती हूँ कि मेरे को क्या कंफ्यूजन होती थी कि मैं टोटल मोमेंटम निकाल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि भाई डॉटर न्यूक्लियाई किधर गया है, इधर गया उधर गया, मुझे नहीं पता, मैं मान लेती हूँ उसका जो स्पीड है वो V डैश है, डायरेक्शन नहीं पता मुझे, पर आप मोमेंटम तो निकाल सकते हो ना, M इंटू में V डैश कर सकते हो, प्लस में स्मॉल m इंटू में V, इसका स्पीड इसका डायरेक्शन आपको पता है M इंटू में V, दिस इज इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ से देखो M V डैश की वैल्यू आएगी माइनस M V बाय में कैपिटल M। तो कई बार आपको ऐसे भी दिखेगा, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जिस तरफ आपका अल्फा पार्टिकल गया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में डॉटर न्यूक्लियाई गया है। और मैंने जो किया, मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन आपको कंसेप्ट के थ्रू बता दी कि अगर अल्फा पार्टिकल आगे गया है तो डॉटर न्यूक्लियाई पीछे जाएगा, तो पीछे किस वेलोसिटी से गया, V डैश से गया, तो V डैश मेरे पास निकल के आ गया, वो मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन पीछे मान रखा है,
तो मेरे पास ये पॉजिटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब मैंने जो मान रखा है वो सही मान रखा है। अगर नेगेटिव आता तो मैंने जो माना है वो गलत माना। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई बेटा? रिकॉइल का मतलब क्या है? ठीक है, सो आप ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्शन आपको कई बार कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाती, कई बार नहीं समझ में आती कि किधर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो किसी भी डायरेक्शन में मान लो, आपका आंसर जो आएगा वो अपने आप आपको बता देगा कि आपने जो डायरेक्शन माना था वो सही है या गलत। अब जैसे मैं डायरेक्शन आगे की तरफ मान लेती तो मैं यहाँ माइनस वी डैश ना लिखती, प्लस वी डैश लिखती, मेरा आंसर नेगेटिव आता, यानी मैंने जो Yes, माना ma'am. वो गलत माना है, यानी कि पीछे की तरफ जाएगा। तो आंसर अपने आप रीएडजस्ट हो जाता है। ठीक है, पीछे की तरफ आपने मान लिया, आपका आंसर पॉजिटिव आया, मतलब आपने सही मान लिया। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। और ये एक स्पेशल केस है क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी रेस्ट पे था। जब सिस्टम रेस्ट पे होता है तो वीसीएम जीरो होता है, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो होता है। जो आपके पास मोमेंटम ऑफ सिस्टम बनेगा जीरो। तो पहले जीरो, पहले तो आप लिखेंगे कंजर्व्ड होता है, तो पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो होगा। समझ में आई बात? तो इसको आप यहाँ से Yes, हटा ma'am. कि आप इसमें कंफ्यूज हो गए। आप सीधा ये चीज देखो कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एसीयूएम आपके पास जीरो होता है और वीसीयूएम कांस्टेंट होता है, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट होता है। तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। A bullet is fired with velocity v from a gun of mass capital M. ये आपके पास मान लो गन है, ठीक है, ऐसे होते हैं ना, इसको क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसमें से बुलेट निकलती है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, बुलेट इज फायर्ड विद वेलोसिटी v। बुलेट का जो वेलोसिटी है वो v है, वो आगे ही जाएगी। फ्रॉम अ गन ऑफ मास कैपिटल M, इसका मास m है और इसका मास है मान लो आप स्मॉल m। What will be the recoil velocity of gun if the mass of the bullet is m? अब आपको पता है वैसे तो कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो किधर आएगी, पता है ना। अब आपको दिख रहा है इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल क्या है बेटा, जीरो है, Zero. यानी कि एसीयूएम जीरो है, वीसीयूएम कांस्टेंट है, पी ऑफ सिस्टम Constant है. कंजर्व्ड है। कंजर्व का मतलब इनिशियल जो था सिस्टम का फाइनल है, Final होगा. अब इनिशियल सिस्टम का क्या था जब गन के अंदर बुलेट थी, रेस्ट पे था सब, Yes, तो ma'am. जीरो। बाद में क्या हो गया, मान लो Zero. इसकी रिकॉइल वेलोसिटी आ गई v डैश, तो मोमेंटम फाइनल लिखेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट का लिखना पड़ेगा, m इंटू में माइनस में v डैश, प्लस में बुलेट आगे जा रही है m इंटू में v, यहाँ से आपके पास v डैश क्या आएगा बेटा, mv बाय में कैपिटल M। MV तो by रिकॉइल M. जो गन की है वो क्या आई है, mv बाय में कैपिटल M। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन बिना सोचे निकालते हो, भाई इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम क्या बन रहा है, कैपिटल एम वी डैश प्लस में स्मॉल एम वी, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से वी डैश आपके पास आएगा माइनस एम वी बाय में कैपिटल है, यानी वी के अपोजिट आया है। वी की डायरेक्शन तो पता ही है, गन की बुलेट तो आगे ही जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी आपके पास अपने आप पीछे आ गई। समझ में आया? Yes, ma'am. चलो एक सवाल और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते, तो आसान आसान सवाल थे, ये वाला करके बताओ। अब देखो ये एक गाड़ी है, बस लग रही है मुझे, तो इसका जो मास है वो कैपिटल एम है, एक बंदा है मनोज जिसका मास है स्मॉल है। मनोज धीरे से आके इसके ऊपर बैठ गया। ठीक है, मनोज ड्रॉप डाउन कार व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ये जो किस वेलोसिटी से चल रहा है बेटा, v से। फाइंड न्यू वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर मनोज लैंडिंग ऑन कार। जब वो लैंड करेगा उसके ऊपर तो उसका वेलोसिटी बदल जाएगा, जो उसका पूरा सिस्टम का वेलोसिटी ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो मोमेंटम लेगा ना, अब ये भी तो किसी वेलोसिटी से आगे चलने लग गया साथ में। ठीक है, सो सिस्टम का चेंज हो जाता है। तो यहाँ से बताओ जब वो ड्रॉप करेगा तो एफ नेट क्या है सिस्टम पे, एफ एक्सटर्नल तो कुछ नहीं है, Zero. जब आके बैठा है उसका कोई वेलोसिटी नहीं है, एफ एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से आप एक चीज आते हो, समझ जाते हो, वीसीएम कांस्टेंट हो गया, Constant. मोमेंटम ऑफ सिस्टम Constant. हो गया, Conserve. यानी पहले जो था बाद में वही होगा। अब बाद पहले में भी वही. मोमेंटम सिस्टम का बताओ कितना है, एक तो बस है MV. m इंटू में v, प्लस में जो मनोज है वो मनोज का जीरो वेलोसिटी था इनिशियली, ड्रॉप्ड ऑन द कार, वो आके बस बैठा है उसके ऊपर, तो प्लस में जीरो हो गया, दिस इज इक्वल टू
फाइनल मोमेंटम पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल ना, मोमेंटम फाइनल, मान लो जब वो उस पे बैठ गया तो सिस्टम का टोटल मास कितना हो जाएगा, m प्लस में स्मॉल m plus n अब उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा सिस्टम का, मुझे वही निकालना है v डैश कितना होगा। ठीक है, वो बैठेगा तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी थोड़ा घट जाएगा, तो v डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, m v बाय में प्लस में स्मॉल m। तो क्या ऑप्शन आ गया आपके पास, c option सी ऑप्शन। आ रही है बातें समझ में कुछ कुछ? yes ma'am चलो वेरी गुड। चलो एक ट्रॉली का सवाल करते हैं, इस तरह का सवाल हमने कल भी किया था। A person of mass 20 kg stands on a trolley of mass 10 kg initially at rest। इनिशियल आपको दे दिया, वो रेस्ट पे है, ठीक है, उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। He starts walking with 2 meter per second with respect to trolley। Find the recoil speed of trolley। अच्छा बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आई विल लीव यू। ओके ओके मैम। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो ट्राई करना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैम कल करेंगे वो, ये वाला करो, चलो ये तो करना जरूरी है तभी वो कर पाओगे। पर्सन ऑफ मास 20 kg स्टैंड्स ऑन ट्रॉली, चलो मैं बता देती हूँ। देखो एक तो समझ में आते हैं कि नेट फोर्स कुछ नहीं है, और जब ये वॉकिंग करेगा तो ये ट्रॉली पे फोर्स लगाएगा, ट्रॉली इस पे फोर्स लगाएगी। आपको पता है कि ट्रॉली पीछे आएगी, yes ma'am यहाँ से आपको एफ नेट 0 से यही समझ में आता है कि वी सी यू एम आपके पास क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या है, conserved कंजर्व्ड है, यानी पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। p final किसी भी सिस्टम का क्या है, मोमेंटम 0 है क्योंकि 0 है फाइनली क्या है, जब मनोज इसके ऊपर वॉक करने लग गया विद 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपके पास मास ऑफ मनोज 20 इंटू में 2 एंड मास ऑफ ट्रॉली 10 इंटू में माइनस में v डैश। सही लिखा है क्या मैंने? आपको जो स्पीड दे रखी है ना विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है, मनोज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, हमें चाहिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, सारी की सारी वेलोसिटी है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी ले सकते हो बट हम जनरली ग्राउंड लेते हैं, तो सारी yes ma'am यही है क्या कह रहे हो बेटा, मनोज विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं माइनस में वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मुझे चाहिए ये वेलोसिटी ऑफ मनोज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मनोज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस में वेलोसिटी ऑफ मैम ट्रॉली 4 आई 4। देखते हैं मनोज की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है बेटा 2, एंड ट्रॉली की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है v डैश, ये पीछे जा रहा है तो माइनस में v डैश, यहाँ पर आपके पास 2 ना आकर 2 माइनस में v डैश आएगा। और ये एक लॉजिकल बात भी है कि अगर ट्रॉली खुद पीछे मूव कर रही है और उसमें बंदा आगे मूव कर रहा है तो आपको वो 2 मीटर पर सेकेंड ना दिखकर थोड़ी कम स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा। यही चीज मैंने आपको कल भी बताई थी ना, yes ma'am में v डैश। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, 2 2 4 40 माइनस में 20 v डैश माइनस में 10 v डैश, तो ये हो जाएगा या 1.33 माइनस में 30 v डैश, so this is equal to 0, v dash equals to 4 by में 3, so this is equal to 1.33, this is your answer। ठीक है, क्लियर है बात सबको? तो ये थोड़ा, जब भी आपको वेलोसिटी इस तरीके से दे रखी हो कि किसी और के विद रिस्पेक्ट टू है, तो कोशिश करो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके आने की। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करना पॉसिबल है, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नहीं करना। क्लियर है सबको? यस मैम। अब अगला सवाल आप लोग करोगे और बहुत ही अच्छा सवाल है, बस इस पे थोड़ा ध्यान देना। विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली, यहाँ पर आपको बता दूं मैं, यहाँ पर जो वेलोसिटी दे रखी है ना, ये आपको जो दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, जब वो आगे मूव किया तो ट्रॉली पीछे मूव कर रही है, तो आप बोल सकते हो ये तो फाइनल स्टेट ही है। ठीक है, जब वो आगे चला पीछे ये चल रही है। अब अगला सवाल जब करोगे तब समझ में आएगा कि मैं क्या रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। yes ma'am तो जिसको प्रॉब्लम है आप जा सकते हो।